गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा टॉपिक है बिजनेस का कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस सब बच्चे निकालेंगे टॉपिक को, ठीक है। जल्दी से पॉइंट नंबर 3, यानी अभी तक हमने इससे पहले कुछ बिजनेस को समझा था। कौन कौन से बिजनेस थे? हमने सोल प्रोप्राइटरशिप समझा, अच्छा, और हमने पार्टनरशिप भी समझा, हमने एचयूएफ भी समझा, है ना। और इसके बाद अब हम समझते हैं एक और तरह की फॉर्म्स जो सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप या एचयूएफ से भी अलग होती हैं, जिनको कहते हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बच्चों, तो पहले कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन से पहले मैं अपने एग्जाम्पल में एक ऑर्गेनाइजेशन ही बना देता हूं जो कोऑपरेटिव होंगी, है ना। सपोज कर लें कि हमारी सोसाइटी कैसे फ्रेम होती है। मान लेते हैं ये कुछ व्यक्ति हैं, है ना, ये कुछ व्यक्ति हैं। ये कौन है? ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है, ये मिस्टर सी, डी, ई, और ऐसे ही नंबर ऑफ 100 व्यक्ति हैं। 100 भी हो सकते हैं, चलो 1000 कर देते हैं। एक कॉलोनी में या एक शहर में 1000 व्यक्ति रहते हैं, है ना। अब इन व्यक्तियों को सब फैमिली चलाते हैं ये, ठीक है बच्चों। सारे जो ये व्यक्ति हैं ये सब फैमिली मेंबर्स हैं। इन सबकी सेपरेट सेपरेट फैमिली है, इनका अलग परिवार है, इसका अलग परिवार है। अब जब फैमिली है तो इस फैमिली के लिए मिल्क कंजम्पशंस की डेली ज़रूरत होती है, यानी डेली सबको मिल्क की ज़रूरत होती है। अब ये दूध लेने जाते हैं कहाँ? हम मान लेते हैं ये सब सियाना के या किसी दिल्ली के, चलो दिल्ली में रहते हैं ये, है ना, किसी एक कॉलोनी में या एक एरिया में रहते हैं, ठीक है। सब एक एरिया में रहते हैं और सबको मिल्क की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन मिल्क की रिक्वायरमेंट होने के साथ साथ शहरों में एक समस्या होती है कि उन्हें मिल्क प्योर नहीं मिल पाता, है ना। प्योर मिलता है नहीं, पहली बात तो प्योर मिलेगा नहीं, दूसरी बात प्योर के नाम पर जो मिलेगा वो बहुत ज़्यादा महंगा मिलेगा, है ना। अब मान लेते हैं इनको मिल्क मिला 60 रुपीज़ किलो, है ना। मिल्क के जो प्राइस इनको मिलकर आ रहे हैं ये 60 रुपये पर लीटर आते हैं, ठीक है। 60 रुपये पर लीटर इन्हें मिल्क मिल रहा है। और इन सबको ये जो दूध मिल रहा है ये बिल्कुल मिलावट वाला मिलता है, सफिशिएंट नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं है। जैसे डेयरी से लेते हैं तो वो भी अप्रोप्रिएट नहीं होता, केमिकल्स एडेसिव होते हैं उसके अंदर, तो ये हेल्थ के लिए बेनिफिशियरी नहीं है। प्योर मिल्क नहीं मिल पा रहा है, इनके लिए दिक्कत ये है ना। ऊपर से मिल कितना रहा है? 60 रुपये। समझ में आ रही बात? अब इन्होंने क्या करा भाई, 60 रुपये पर लीटर, और सभी व्यक्ति अगर 1000 व्यक्ति 1-1 लीटर मिल्क भी लेंगे तो 60,000 लीटर मिल्क रुपीज़ का कंजम्पशन हो जाता है ना। 60,000 रुपीज़ का डेली का खर्चा है ये, 60,000 का। अब इन सब ने क्या करा, ये सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं, फैमिली मतलब कॉलोनी में भी रहते हैं, एरिया में रहते हैं। इन्होंने सोचा भाई हमारे फैमिली को ये मिल्क अच्छा नहीं मिल पा रहा, तो हम क्या करें। एक काम करते हैं, सब मिलकर 1-1 हज़ार, मतलब सब 1000 व्यक्ति हैं, सब मिलकर थोड़े थोड़े कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं और अपनी ही डेयरी बना लेते हैं, इतनी कि हम 1000 लीटर पर डे का मिल्क प्रोड्यूस कर सकें, ताकि हम सब अपने लिए ही उसको यूज़ कर सकें, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, कुछ कंट्रीब्यूशन किया। कंट्रीब्यूशन करने पर मान लो सबने कंट्रीब्यूशन कर दिया, किसी ने 1000 का करा, किसी ने 2000 का करा, है ना। ऐसे ऐसे करा, किसी ने 1000 लगाए, किसी ने 2000 लगाए, जिस पर जितने बने उतने लगा दिए, किसी ने 5000 लगाए, है ना। तो ऐसे ही टोटल कितने रुपए लगाए?
सभी व्यक्तियों ने मान लेते हैं 5 लाख रुपए इकट्ठे करे, है ना, और इससे एक डेयरी खोल ली, डेयरी फार्म तैयार कर ली, है ना। अब मैं उस डेयरी का जो नाम लिख देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, मानो ABC मिल्क प्लांट कर देता है, चलो, है ना। ये डेयरी बनाई, सही है। इनको कितने दूध की रिक्वायरमेंट है? सबको पर डे, सब एक एक लीटर लेते हैं ना डेली, तो 1000 लीटर की रिक्वायरमेंट है पर डे की रिक्वायरमेंट है। पहले इनको मिलता था ये 60 रुपए पर लीटर। अब इसके मालिक कौन बन गए भाई? इन्होंने कंट्रीब्यूशन करा ना, यही तो मालिक हुए इसके सब, है ना। अब जब इन्होंने ये डेयरी बनाई, इस डेयरी से जो डेली मिल्क प्रोडक्शन होता है वो होता 1500 लीटर का, 1500 लीटर पर डे प्रोडक्शन होता है। अब देखो इन्होंने क्या करा, इन्होंने इस डेयरी से इस 1000 लीटर दूध को तो पहले अपने लिए लिया, सबने 1000 लिया, क्योंकि डेयरी इनकी है, यही तो मालिक है, इनको दूध प्योर मिलेगा, अपनी डेयरी से नहीं मिलेगा। ये अपने आप को तो मिलावट का नहीं दे सकते, है ना। अब ये डेयरी के मालिक ये हैं, यहाँ पर किसी व्यक्ति को बिठा दिया, मान लेते हैं कोई भी व्यक्ति है, ये व्यक्ति बिठा दिए डेयरी की देखरेख करने के लिए। इनसे कहा कि तुम्हें यहाँ से जो दूध प्रोड्यूस होता है ये 1500 लीटर पर डे का, इसको बेचना है इनको, ये यानी मालिकों को। कितने रुपए पर लीटर? मान लेते हैं एप्रोप्रिएट जो दूध की पर कॉस्ट आती है, यानी इस डेयरी को ये दूध पड़ता है 35 रुपीज़ पर लीटर पड़ता है, और कितने का बेचा इसको? 40 रुपये लीटर बेच दिया, 40 रुपये लीटर बेचा, यानी 5 रुपये का प्रॉफिट कमा रही है ना ऑर्गेनाइजेशन, ₹5 प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। यानी 40 रुपये लीटर मिल रहा है इनको दूध। अब पहले कितने का मिल रहा था? बाहर के लोगों से 60 रुपये लीटर, लेकिन वो भी मिल रहा था मिलावट वाला। अब दूध मिल रहा है 40 रुपये लीटर, और वो भी प्योर दूध मिल रहा है, क्योंकि ये खुद मालिक हैं उसके और अपनी ही डेयरी से खुद ही खरीद रहे हैं। इस प्रॉफिट का क्या होगा? अच्छा एक चीज़ और देखो कि 1500 लीटर में से तो 1000 लीटर इन्होंने खुद ने खरीद लिया, बाकी 500 लीटर का क्या करें? बाकी 500 लीटर को बाकी को बेच दो, बाहर के लोगों को, आउटसाइडर को, ठीक है, आउटसाइडर को बेच दो, कोई भी खरीद लेगा। भाई 60 रुपये लीटर मिल रहा था, ये तो 40 से ज़्यादा का बेच दो, कम से कम कोई भी खरीदेगा इस दूध को, ठीक है। तो यानी 1 लीटर पर 5 रुपये का प्रॉफिट भी हो रहा है। देखो कितना बेनिफिट हुआ इन लोगों को। 60 की जगह दूध मिलना शुरू हो गया 40 रुपये का, और उस पर 5 रुपये प्रॉफिट होना भी शुरू हुआ। 1500 लीटर प्रोड्यूस होता है डेली, और 5 रुपये प्रॉफिट करते हैं, तो डेली 7500 का प्रॉफिट, 75,000 का प्रॉफिट भी, 7500 का प्रॉफिट भी जनरेट करते हैं, प्रॉफिट डेली जनरेट करते हैं। और इस प्रॉफिट को कौन लेगा? इस प्रॉफिट को इन्हीं मालिकों को दे दिया जाएगा बराबर बराबर। देखो इसने 1000 लगाए, टोटल संपत्ति कितनी थी उस डेयरी की? 50,000 रुपये। तो इसका हिस्सा कितना हुआ? इसका हिस्सा निकाल लो कितना होता? 5 लाख रुपए, 50,000 नहीं 5 लाख। तो 5 लाख, चलो 5 लाख में इसका हिस्सा कितना हुआ, उसी हिसाब से हम इसकी परसेंटेज निकाल देंगे। मान लेते हैं इसका हिस्सा 1% का या 5% का होता है, ठीक है। मान लेते हैं 1 का हिस्सा 5% का है, तो प्रॉफिट कितना मिलेगा? 5%।
दूसरे का हिस्सा 10% का तो 10% प्रॉफिट, यानी जिसकी जितनी हिस्सेदारी प्रॉफिट में भी उतनी ही हिस्सेदारी बनती है। अब इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव क्या था, इस डेयरी को बनाने का मेन मोटिव क्या था? इस डेयरी को बनाने की जो रिक्वायरमेंट पड़ी थी, इनकी पर्सनल रिक्वायरमेंट थी, यानी इन्होंने जो पैसा लगाया इस डेयरी के, ये मालिक नहीं, हम इसको मेंबर कहेंगे, इन्हें कहते हैं मेंबर, क्योंकि ये बिजनेस फर्म नहीं है, इनका मेन मोटिव बिजनेस चलाना नहीं है। और जब बिजनेस ही नहीं है तो हम इसको मालिक क्यों कहें, वो सॉरी प्रॉफिट यूनिट ऑर्गेनाइजेशन क्यों कहें? इसका मेन मोटिव क्या था? मेन मोटिव था इनको मिल्क प्रोवाइड करना, अच्छी क्वालिटी का मिल्क प्रोवाइड करना, यानी इन मेंबर्स को जरूरत पड़ी अच्छी क्वालिटी का मिल्क मिल जाए, और इन्होंने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को फ्रेम कर दिया ताकि इस अपनी ऑर्गेनाइजेशन से पहले ले मेंबर्स को बेनिफिट, अगर एक्स्ट्रा कुछ बन जाता है तो उसको बाहर के लोगों को बेच दो, प्रॉफिट कमाकर खुद ही बांट लो। लेकिन मेन मोटिव क्या था? मेन मोटिव था इस रिक्वायरमेंट को पूरा करना, इस रिक्वायरमेंट को। समझ में आती है बात? नहीं तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। कोऑपरेटिव, को कंबाइंड, सबने मिलकर इसको ऑपरेट किया और ऑर्गेनाइज किया, दैट इज कॉल्ड कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पढ़ते हैं इसकी पहचान क्या होती है। अब पहचान मेरे इसी एग्जाम्पल में है, सब कुछ यही है। ठीक है, देखो फीचर ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, एक तो वॉलेंट्री एसोसिएशन है, अपनी इच्छा से एसोसिएट हो रहे हैं। ये सब अपनी इच्छा से हुए या नहीं हुए? क्योंकि इनको सबको इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट थी ये करने की। क्या इनको पैसे की जरूरत के लिए इन्होंने ये करा? नहीं, इन्होंने अपनी फैमिली कंजम्पशंस को पूरा करने के लिए, मिल्क कंजम्पशन को पूरा करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को फ्रेम करा, और मैं इसी ऑर्गेनाइजेशंस को नाम दे रहा हूं कोऑपरेटिव। क्यों? पार्टनरशिप तो है नहीं है, ये पार्टनर थोड़ी है, इन सोल प्रोप्राइटरशिप भी नहीं है ना, HUF भी नहीं है, लेकिन उनसे अलग है ये कोऑपरेटिव। अपनी इच्छा से तैयार हुए हैं ये। वॉलेंट्री एसोसिएशन, पढ़ लें इसे। द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज द वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ द पर्सन, एनी पर्सन कैन ज्वाइन द कोऑपरेटिव सोसाइटी इफ ही और सी कॉमन इंटरेस्टेड, यानी सबको एक जैसा इंटरेस्ट है, एक जैसी रिक्वायरमेंट है, दैट इज कॉल्ड कोऑपरेटिव। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने फार्मर का एग्जाम्पल दिया है, आगे बताऊंगा फार्मर का एग्जाम्पल भी क्या होते हैं। इसका लीगल स्टेटस होता है, यानी वैधानिक, कानूनी तौर पर इसकी एक फ्रेगमेंटेशन, मतलब इनका फ्रेम होता है लीगली, यानी इसको एज पर द लॉ बनाया जाता है। कौन सा लॉ लगता है? कोऑपरेटिव एसोसिएशन एक्ट। ठीक है, द इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। ठीक है, लीगल स्टेटस होता है। लायबिलिटी कितनी होती है? अभी तक जो हमने पढ़े थे, सोल प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड थी, पार्टनरशिप में अनलिमिटेड थी, HUF में कर्ता की अनलिमिटेड होती थी, लेकिन यहाँ पर लायबिलिटी लिमिटेड है, यानी अगर ये डूब जाए, बिल्कुल फ्लॉप हो जाए, तो ए कितना देगा? ए सिर्फ इतना देगा, इसके लिए जिम्मेदार है, फालतू के लिए जिम्मेदार नहीं है, घर से नहीं ला कर देगा कुछ भी। ठीक है, और इसके क्या क्या अधिकार हैं? ये जैसे एक दुकान या बिजनेस, एक व्यक्ति बाहर से सेल परचेज कर सकता है, ये भी कर सकता है, यानी इसको हम कह रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट इन द लॉ ऑफ अकाउंट। क्या कह रहे हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, सॉरी रिप्रेजेंटेटिव नहीं बच्चों, क्या कह रहे हैं? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अकाउंट की लैंग्वेज में हम इसको क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होता है ये। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये किसी को सेल भी कर सकता है, परचेज भी कर सकता है, लोन भी ले सकता है, लोन दे भी सकता है। अच्छा सर, ये एग्जाम्पल तो एक डेयरी के लिए हो गया, एक और एग्जाम्पल दें इसके अलावा।
हाँ, एक और एग्जांपल देते हैं। मान लो ये मिल्क की रिक्वायरमेंट नहीं थी, इनको रिक्वायरमेंट थी, इन्होंने एक क्या करा, एक बैंक खोल लिया, बैंक खोल लिया। सब लोग इसमें कुछ पैसे जमा करते हैं, ये लोग डेली 100 रुपीज जमा कर देते हैं सब लोग। और इस पैसे का क्या होता है, इस मेंबर्स को जब भी लोन की जरूरत होती है इनमें से किसी से, ये किसी और के आगे हाथ ना फैलाते हैं, अपने ही बैंक से ले लेते हैं। क्योंकि बैंक जब लोन देता है तो प्रॉफिट अर्न करता है इंटरेस्ट के रूप में, और वो प्रॉफिट किसका होता है, बैंक का। अब देखो, जब ये लोन मेंबर लेंगे तो प्रॉफिट किसका होगा, इस बैंक को होगा, और इस प्रॉफिट को बांटेगा कौन, यही मेंबर बांट लेंगे सभी आपस में। ठीक है, यानी सबने पैसे डाले और जिसको भी लोन की जरूरत हुई वही बैंक से लोन ले लेगा और वही इंटरेस्ट देगा। यानी मान लेते हैं बी को जरूरत हुई तो बी ने इंटरेस्ट दिया होगा और सबको इंटरेस्ट मिला होगा इंक्लूडिंग बी। तो यानी इनकम बाहर ना जाए, किसी और के आगे हाथ ना फैलाएं, किसी बैंक के आगे ना गिड़गिड़ाएं, हमने अपना ही बैंक बना लिया जिसमें हम सब मिलकर पैसे जमा करते हैं। हम सब मतलब जो वॉलेंट्री एसोसिएटेड मेंबर हैं वो इसमें पैसे जमा करेंगे और वो ही इसका बेनिफिट लेंगे। ठीक है, अगर कुछ पैसा एक्स्ट्रा होता है तब हम बाहर के लोगों को फैकल्टी करेंगे, वरना कोई जरूरत नहीं है बाहर को पहले बेनिफिट देना है इनको, पहले मिल्क की रिक्वायरमेंट करनी है इनको। अगर मिल्क एक्स्ट्रा होता है तो वो वेस्ट होने की जगह हम उसको सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर मिल्क 1500 लीटर की जगह होता है 900 लीटर तो पहले इन सबको 900 लीटर बांटा जाएगा, यानी बराबर बराबर जितनी इनकी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है बच्चों, देखो लिमिटेड लायबिलिटी होती है, कंट्रोल किसका होता है, इन मेंबरों का कंट्रोल होता है ना। टेकिंग डिसीजन लाइज इन द हैंड ऑफ इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी। अब क्या करते हैं, देखो अब 1000 लोग, ये मालिक 1000 हो गए ना, ये सब थोड़ी आकर एक डेयरी में बैठेंगे तो भीड़ इनकी लग जाएगी भाई। ये क्या करेंगे, इन सब में से, इन सब में एक वोट होगी, इलेक्शन होगा। इलेक्शन कैसे कि इसमें से एक डायरेक्टर चुन लिया जाएगा, यानी ये सब जो चाहे इलेक्शंस में अपनों को नॉमिनेट कर सकते हैं। ए चाहता है कि मैं डायरेक्टर बनूं, बी चाहता है मैं बनूं, सी चाहता है मैं बनूं, डी चाहता है मैं बनूं, बाकी नहीं चाहते, कोई भी बन जाओ। तो अब ये 4 नॉमिनेटेड हो गए ना, तो ये सब लोग, ये 1000 लोग, इनको में से चारों को वोट करेंगे, जिसके पास भी ज़्यादा वोटिंग राइट होंगे, है ना। मान लेते ए के पास आ गए सबसे ज़्यादा वोट, तो ए को डायरेक्टर बना दिया जाएगा, है ना। ये डायरेक्टर बन जाएगा और ये ही इसको कंट्रोल करेगा। ठीक है, अब ये अकेला नहीं करेगा, ये क्या करेगा, अपने साथ में 1-2 लोगों को और लगा लेगा, जिसको चाहे। ए ने डायरेक्टर बनाया, ये कमेटी बना लेगा। कमेटी का मतलब 2-3 लोग और, कि ये कहेगा तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है, यानी जो भी इच्छुक होंगे। यानी मेन कंट्रोल किसका हो गया, ए का, क्योंकि ये सबको रिप्रेजेंट करेगा। इन सब ने वोट दिए ना इसको, जब सबने कहा कि ए चलाएगा, यानी ए सबने चुना है। जैसे गवर्नमेंट इलेक्शन होते हैं ऐसे ही हो जाते हैं यहाँ पर, तो फिर वो ही कंट्रोल करता है उसको। तो कंट्रोल किसका होता है, इलेक्टेड मेंबर का, और वो कमेटी बना लेता है। फिर होता है वोटिंग बाय मेंबर्स, और वोट करने का अधिकार किसका, इक्वल वोटिंग राइट है। देखो ए ने तो लगाए 1000 रुपये और एक ने लगाए हैं 20,000 रुपये, तो कोई कितने भी रुपए लगाए, एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार है। ये भी एक वोट डाल सकता है, ये भी एक वोट डाल सकता है, ये भी एक। ठीक है, खत्म बात। चलो इसकी बुराई पढ़ लेना, है ना। यही इनकी बुराई ये भी है भाई। देखो 1000 लगाने वाला भी एक वोट डाल सकता है, 20,000 लगाने वाला भी एक वोट डाल सकता है, तो इनको हम बुराइयों में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी डीमेरिट। मेरिट और डीमेरिट, सॉरी। अब देखो अगर मैं इसको बुराई कहूं तो इसके नज़रिए से तो ये गलत है, लेकिन इसके नज़रिए से ये फ़ायदा है, तो इसके नज़रिए से हम इसको मेरिट भी कह रहे हैं। यानी यहाँ पर ना तो कास्ट का कोई इफेक्ट है, कास्टिज्म भी नहीं चल रहा,
ज़्यादा पैसे वाले की नहीं सुनी जा रही, सबको बराबर अधिकार दिया है। तो ये इसकी अच्छाई भी है एक नज़रिए से सोचूं तो, है ना, कि यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट किसी को नहीं है, सबको बराबर अधिकार है, सेम वोटिंग राइट है, एक वोट देने का इसको, एक इसको, एक इसको, एक इसको। तो ऐसे ऐसे इसकी मेरिट और डिमेरिट है। तो पढ़ना बच्चों इनकी मेरिट और डिमेरिट, अगर कोई दिक्कत आए तो मुझे बताना फिर उसमें, है ना। चलो फिर भी मैं इसकी मेरिट बता देता हूँ, डिमेरिट खुद पढ़ना। लिमिटेड लाइबिलिटी है, ये भी मेरिट है, इसे घर से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पार्टनरशिप में घर भी बेचना पड़ सकता, अगर पार्टनरशिप ज़्यादा लॉस में चले जाए तो पार्टनरों को घर से लाने पड़ जाते हैं पैसे, और अपना घर बेचना भी पड़ सकता है, लेकिन ये सेफ है, इनको कोई टेंशन नहीं। इसने 1000 लगाए तो 1000 से फालतू के लिए जिम्मेदार नहीं है, ये इसकी अच्छाई है, ठीक है। स्टेबिलिटी एग्जिस्टेंस, यानी इनकी जो एग्जिस्टेंसी है वो स्टेबिलिटी है। द कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। दूसरा, ये जो है जैसे मेंबर और मेंबर्स की कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन आर सेपरेट लीगल एंटिटी, ये तो पढ़ते ही आ रहे हैं हम अकाउंट्स में कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर द सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। पार्टनरशिप में क्या थी, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो सेपरेट होती ही है, लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप में नहीं होती थी, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं होती थी। लेकिन यहाँ पर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेपरेट है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेपरेट है। काम खत्म इसका। इकोनॉमिक फंक्शंस करती हैं, जहाँ प्रॉफिट अर्न करने का मोटिव होता है वहाँ इकोनॉमिक फंक्शन ही होता है। तो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं हम, ये बेनिफिट ही तो ले रहे हैं, 60 की जगह 40 मिल गया, ये भी प्रॉफिट ही है, और जो प्रॉफिट हुआ उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर लिया आपस में, ये भी प्रॉफिट है, तो इकोनॉमिक है। सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट करती है, क्योंकि ऐसा करने पर इनको बेनिफिट मिला, और बेनिफिट मिला तो इनका स्टेटस भी बढ़ेगा, और स्टेटस बढ़ने पर जब देशवासियों का स्टेटस बढ़ता है तो गवर्नमेंट, देश का भी डेवलपमेंट होता है, जीडीपी ग्रोथ होती है, नेशनल इनकम में ग्रोथ होती है यहाँ से, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन एक्टिविटीज हो रही है, और इस प्रोडक्शन एक्टिविटीज से देश के डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं ग्रोथ होती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, बहुत सारे बेनिफिट देती है, टैक्स बेनिफिट भी देगी, और भी बहुत सारे। फ्रेम करना आसान है, ओपन मेंबरशिप है, कोई भी मेंबर आकर बन सकता है इसमें जो चाहे, ठीक है। इसकी डिपेंडेंस पढ़ सकते हैं। अब देखो टाइप ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस क्या था, कितने तरीके की हो सकती हैं। ये क्या थी, इसको कंज्यूम कर रहे थे ना, कंज्यूमर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, यानी जब हम कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाएं जिससे होने वाले प्रोडक्ट को हम यूज करें, वो क्या है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन थी। पढ़ो इधर, द सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमर हु जॉइन टुगेदर एलिमिनेट द मिडिल मैन। अब इन्होंने क्या काम करा, ये जो इन्हें 60 रुपये लीटर दूध मिल रहा था, ये कैसे मिल रहा होगा, देखो जो मिल्क प्लांट था वो एक्चुअल में, यहां की बात कर रहा हूं मैं, मिल्क प्लांट एक्चुअल में 40 रुपये लीटर ही बेच रहा होगा। मिल्क प्लांट ने किसको भेजा, एजेंसी को बेचा, क्योंकि हमारे यहाँ तो डायरेक्ट जो मिल्कमैन होते हैं वो साइकिल लेकर आ जाते हैं और मिल्क दे देते हैं, लेकिन शहरों में क्या होता है, गोपाल जी जैसी डेयरी यहाँ से अपने होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर्स को गुड्स पहुँचाती हैं, मिल्क पहुँचाती हैं बड़ी दुकानों पर, तो मैं उसको एजेंसी बोल रहा हूँ वहाँ पर, है ना। उनको पहुँचाया और इन्होंने छोटे छोटे दुकानदारों को पहुँचाया, शॉपकीपर्स को। और फिर इन्होंने कंज्यूमर तक पहुंचाया, यानी हम तक। देखो 40 का इसने बेचा इसको 45 में, है ना, 5 रुपये कमा लिए। इसने इसको दे दिया 50 रुपये का, है ना, या 55 का कर दिया, ठीक है, तो इसने 10 रुपये कमा लिए। और जब शॉपकीपर ने इसको दिया तो 60 रुपये का बेच दिया, तो इसने भी 5 रुपये कमा लिए, यानी हमको कितने का मिला, 60 रुपये का मिला। तो हमने क्या काम करा, इन दोनों मीडिएटर्स को हटाया यहाँ से रास्ते से, हमें ये मिल्क प्लांट से डायरेक्ट मिलने लगे, हमने ऐसा रास्ता चुन लिया।
हमने इन दोनों के कमीशन को एलिमिनेट कर दिया ना, ये कहानी होती है इसमें। इसमें द कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी परचेज द गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, ये मैन्युफैक्चरर है, इसके मालिक भी हम ही हैं, है ना। तो मैन्युफैक्चरर यूनिट तो ये है ना, इससे खरीद रहे हैं ये। या एक और तरीका हो सकता है, मान लेते हैं हम अपनी सोसाइटी में रहते हैं, कॉलोनी में। अब क्या करते हैं, सबको फ्रूट्स की ज़रूरत होती है, और अगर हम जो स्टॉल होती हैं बाज़ार में लगी हुई, हम उनसे फ्रूट्स खरीदते हैं। एप्पल खरीदने के लिए गए, मान लेते हैं उन्होंने हमें 200 रुपीज़ पर केजी दिए, लेकिन अगर हम इसी एप्पल को मंडी से खरीद कर लाएँ, बड़ी मंडी से, तो वही एप्पल हमको और सस्ते रेटों में मिलेगा। लेकिन वहाँ पर 1 किलो 2 किलो एप्पल नहीं मिलेंगे, वहाँ तो इकट्ठा लेने पड़ेंगे हमें, है ना। अब इकट्ठा लेने के लिए इकट्ठी कंजम्पशन भी तो होनी चाहिए। तो हमने क्या करा, अपनी कॉलोनी के 5-6 घरों को में से पूछा, भाई एक काम करते हैं, सब मिलकर जाते हैं, सब मिलकर एक इकट्ठा ले आते हैं और आपस में बांट लेंगे। तो हमने क्या करा, 20 किलो सेब इकट्ठा लिया है, क्योंकि 20 किलो की पेटी आई मानो, उसे लेकर हम आ गए और उस पेटी को, यानी उस कंटेनर को जो आता है, सबने बांट लिया। पता है कितने का पड़ा इकट्ठा लेने पर, यानी बल्क में लेने पर? वो हमको 150 रुपीज़ पर केजी पड़ा। तो यानी 50 रुपये का बेनिफिट हो गया ना। तो हमने क्या करा, उस मिडिल मैन को हटाया, उस स्टॉल सेलर को हटाया बीच में से। तेरा 50 रुपये का कमीशन हम तुझे क्यों दे भाई, हम डायरेक्ट वहाँ से लेकर आएंगे जहाँ से होलसेल में मिलता है। बस इतना ही तो दिक्कत है कि होलसेल में हमें इकट्ठा लेना पड़ेगा, बल्क में लेना पड़ेगा। लेकिन हमने इकट्ठा लेने का इलाज कर दिया। क्या करा, हम सब बांट लेंगे उसको, सबको फायदा हो गया ना, 150 रुपये पर केजी मिलने लगा। तो ऐसा ही करते हैं, हमने गुड्स किस लिए खरीदा, कंज्यूमिंग के लिए। तो हम ये भी कर लेते हैं कभी कभी, ठीक है। यानी अब हम रोज इस काम को जब करेंगे, तो हमने क्या करा, एक दुकान खोल ली। बड़े शहरों में क्या होता, बहुत बड़ी कॉलोनी होती है, वहाँ एक दुकान खुद ही खोल लेते हैं वो, और उस दुकान से जो सेल होती है वो उसी कॉलोनी के लोग खरीदते हैं, क्योंकि दुकान इकट्ठा सामान लेकर आएगी। और उस दुकान के मालिक कौन होते हैं, वही कंज्यूमर होते हैं, वही कंज्यूमर मालिक होते हैं। वो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की तरह जनरेट कर देते हैं। इसकी तरह मिल्क प्लांट ना बनाकर दुकान बना लो, इसके द्वारा खरीदे हुए गुड्स को ये खुद ही खरीदेंगे, और होने वाले प्रॉफिट को सस्ते रेट, कम प्रॉफिट पर कर लेते हैं, क्वालिटी अच्छी मिल जाती है। और अगर इसी को कोई बाहर का व्यक्ति करेगा तो ऐसा बेनिफिट होगा, बाहर लोग ले जाएंगे प्रॉफिट कमाकर, ठीक है। तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। तो प्रोड्यूसर गुड्स प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, अगर प्रोडक्शन करने की जरूरत पड़ती है तो बच्चों ये पढ़नी है हमें, मैं समझा रहा हूँ इसको। द सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर, छोटे छोटे प्रोड्यूसर। एक चीज और देखो, अब प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, ये मेंबर सब क्या हैं, कुछ प्रोडक्शन करते हैं। मान लेते हैं ये फार्मर्स हैं, इनके पास छोटी छोटी ज़मीनें हैं। अब मानो 1-1, 2-2 बीघे ज़मीन है सबके पास में, गेहूं कितना होगा, लिमिटेड होता होगा। अब इसको बेचने के लिए अगर हम अपने आसपास ही बेच दें तो ज़्यादा सस्ता बिकता है। अगर मैं इसे बाहर दिल्ली ले जाकर बेचूं, है ना, तो कितना बिकेगा, महंगा बिकेगा। अब 2-4 किलो 20-30 किलो को लेकर दिल्ली तो नहीं जाएंगे, ये क्या करेंगे, ये सब मिलकर अपने गुड्स को इकट्ठा कर लेंगे। इसने 10 किलो, इसने 20 किलो, जितना भी प्रोडक्शन हुआ, टोटल प्रोडक्शन से एक गाड़ी लोड कराई और दिल्ली में जाकर बेच दिया, मुंबई में जाकर बेच दिया। तो जब हम उस गेहूं को, गेहूं की जगह कुछ और भी फसल हो सकती है, कुछ और भी प्रोडक्ट हो सकता है ये किसान ना होकर मैन्युफैक्चरर ही हो, कोई गुड्स ही बनाते हो। उस गुड्स को अपने लोकल में बेचे तो सस्ता बिकता है, बाहर जाकर बेचे तो महंगा बिकता है। तो इन्होंने क्या करा, एक गाड़ी बनाई और उस गाड़ी को बाहर बेची जहाँ इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। यानी अपने लोकल में बेचते हैं तो लोकल में बिकता है वो 50 रुपये किलो, है ना, क्योंकि यहाँ कम ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ तो इसका प्रोडक्शन हो ही रहा है। हमने वहाँ बेचा जहाँ इसकी सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी, वहाँ कितने रुपए किलो बिका, 80 रुपये पर केजी। तो ये क्या है, इकट्ठा होकर गुड्स को बेचा इन्होंने उस मार्केट में जहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, और जहाँ ज़रूरत ज़्यादा होती है वहाँ प्राइस अच्छे मिलते हैं। लेकिन अगर सोचो ए अकेला जाता बेचने के लिए तो गाड़ी का किराया ही बियर नहीं कर पाता ये, क्योंकि गाड़ी का किराया भी ज़्यादा होता है। इतना तो इसका गुड्स ही नहीं है इंडिविजुअल, इन्होंने सबने मिलकर एक गाड़ी बना ली।
तब उसको बेच देते हैं। ऐसी सोसाइटी जब रजिस्टर्ड हो जाती है, कंटिन्यू चलती है, तो हम उसको कहते हैं प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्योंकि ये गुड्स प्रोड्यूस करके बेच रहे हैं, यहाँ ये गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ठीक है, आगे देखो, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, यानी अब क्या करते हैं, यहां पर मार्केटिंग करने के लिए सोसाइटी बनाई है। यानी जब इंडिविजुअल व्यक्ति ये देखे कि मेरे गुड्स को बेचने के लिए दिक्कतें आ रही हैं, तो इसको मार्केटिंग करने की जरूरत पड़ती है ना। और मार्केटिंग करने पर मार्केटिंग करने की कॉस्ट ज़्यादा आती है, और ये अकेला मार्केटिंग करेगा तो उस खर्चे को बियर नहीं कर पाएगा। ये क्या करेंगे, ये सब मिलकर उस गुड्स का प्रचार करेंगे। क्यों करेंगे प्रचार? क्योंकि ये सब एक जैसे गुड्स बनाते हैं, है ना। क्यों? सपोज करो हमारे आपस में, लोकल में, आसपास में मैंगोज का प्रोडक्शन होता है। अब मैंगोज यहाँ पर तो सस्ते बिकते हैं, लेकिन हमने क्या करा, मैंगोज की मार्केटिंग करनी शुरू करी, लोगों को बताया मैंगो के बहुत सारे बेनिफिट, बढ़ा चढ़ा कर पेश करा। सलमान खान से ऐड करा दिया, अमिताभ बच्चन से ऐड करा दिया, विराट कोहली से ऐड कराया मैंगो का, मैंगो खाते हुए। अब जब उसे खाते हुए देखेंगे तो लोग इंस्पायर होते, खाते हैं देखकर, कॉपी करते हैं ना। तो उस मार्केटिंग कराने पर जब फिल्म स्टार ने, क्रिकेटर्स ने उसका मार्केटिंग ऐड किया, किस गुड्स का, जिसको ये सभी फार्मर्स, यानी मैंगो की बात कर रहे हैं, सब मैंगो प्रोड्यूस कराते हैं, उसका ऐड करा दिया किसी बड़े फिल्म स्टार से, सेलिब्रिटी से। अब उसकी डिमांड बढ़ गई भाई, मार्केटिंग करते ही डिमांड बढ़ जाती है गुड्स की। अब बेनिफिट किसको मिला, जब डिमांड बढ़ी तो ये महंगा बेचेंगे। फिर जब हम लोकल में बेच रहे थे सस्ता बिक रहा था, लोग खरीदार ज़्यादा आ गए, तो फिर इन्होंने उस गुड्स को अच्छे रेटों में बेचा। बेनिफिट किसको मिला, इन सबको। लेकिन मार्केटिंग कॉस्ट कौन बियर करेगा, ये सब बियर करेंगे, उस खर्चे को भी बियर यही करेंगे। विराट कोहली जो चार्ज लेगा ना, सलमान खान जो चार्ज लेगा, वो किससे लेगा, इन सब से ही तो लेगा, इनका ही तो प्रोडक्ट का ऐड करा है इन्होंने। लेकिन अब हम सपोज करो ये अकेला व्यक्ति, एक किसान है जिसके पास 10 बीघे का बाग है, अब ये अकेला करा सकता है मार्केटिंग? नहीं करा सकता, तो अपने गुड्स को सस्ता ही बेचना पड़ेगा। यानी जब हम गुड्स को मार्केटिंग करने के लिए सोसाइटी बनाते हैं, जब ऐड करने के लिए हमने सोसाइटी ही बना ली, कभी एक नॉर्मली एक ही ऐड कराना है तो बात अलग है, लेकिन रेगुलर इनको ज़रूरत पड़ती है मार्केटिंग करने की। मैंने तो ये सलमान खान या विराट कोहली का एग्जांपल दिया है। मार्केटिंग करने के लिए कुछ छोटे छोटे व्यक्ति भी रखने पड़ते हैं, जाओ जाकर प्रचार करो, बताओ लोगों को कि ये इस चीज़ की ये बेनिफिट्स हैं, तो उसको कहते हैं मार्केटिंग कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ही होती है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, यानी लोन देने वाली सोसाइटी। तो ये वाला एग्जाम्पल कौन सा था, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, ठीक है। इसके बाद था कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी, तो यहाँ पर किसान सोसाइटी बनाते हैं, किसान अपने गुड्स को बाहर जाकर बेचते हैं, और जिस सोसाइटी के थ्रू बेचते हैं उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं, है ना। हाउसिंग सोसाइटी, हाउसिंग का मतलब वेयर हाउसिंग भी हो सकते हैं, गोडाउन वगैरह बना लेते हैं, सभी मिलकर गोडाउन बना लेते हैं स्टोर करने के लिए, तो ये तरह की सोसाइटी होती है। तो बच्चों ये था हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी का टॉपिक, इसको एक बार रीड करना, इसमें कोई डाउट हो तो मुझे डिस्कस करना, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में, ठीक है।